आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो सबसे पहले हम सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं अपने थोड़ा सा इसको। प्रश्न है हमारा कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है या हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे एक आयताकार खेत दिया गया है और बताया गया है कि इसका जो विकर्ण है, ठीक है, उसकी छोटी भुजा, इस जो आयताकार खेत की सबसे छोटी भुजा है उससे 60 मीटर अधिक है और जो बड़ी भुजा है सबसे छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि जो आयताकार खेत है वो इस रूप में हमें मिलता है, जैसे हमने ए बी सी डी मान लिया है और एक विकर्ण यहाँ से इस तरह से बना दिया है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें छोटी भुजा, ये 2 छोटी भुजा है और ये 2 बड़ी भुजा है, ठीक है। और जो आयत होता है उसका जो कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 अंश का होता है और 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया हमें कि इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। क्या अधिक है? विकर्ण। तो छोटी भुजा इसमें क्या है? ये है। तो इसमें सबसे पहले छोटी भुजा है, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, कि छोटी भुजा क्या x है। तो हमने यहाँ पे छोटी भुजा x मान लिया। अब जो इसका विकर्ण है क्या बोलता है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो 60 मीटर अधिक होने का मतलब क्या हुआ कि जो विकर्ण हो जाएगा, तो छोटी भुजा x है और 60 मीटर अधिक है, इसका मतलब यहाँ पे x धन 60 हो जाएगा ये। फिर क्या कहता है कि इसकी जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा ये है और बड़ी भुजा ये है। तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो लंबी है, अधिक लंबी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटी भुजा होगी x धन इसमें 30 हमने जोड़ दिया। तो हमें यहाँ पे छोटी भुजा भी मिल गई, इसका विकर्ण भी मिल गया और बड़ी भुजा की लंबाई भी यहाँ पे मिल गई। और इसकी छोटी भुजा और बड़ी भुजा हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक समकोण मिलता है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज मिलता है। इसमें हम एक पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमें यहाँ पे एक द्विघाती समीकरण मिल जाएगा, जिससे हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x का मान निकाल सकते हैं और x का मान इनमें रखकर हम छोटी भुजा और बड़ी भुजा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चित्र आपको समझ में आया होगा। तो इसे एक तरफ इस तरह से समझने के लिए बना सकते हो आप। तो हल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी भुजा को मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि आयताकार खेत, जो खेत है वो कैसा है? आयताकार है। आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है, ठीक है। तो x मीटर इसको हमने मान लिया। अब हमको प्रश्न के अनुसार हल करना है, जैसा प्रश्न कहता है वैसा इसको हमें हल करना है। तो प्रश्न कहता है कि जो खेत का जो विकर्ण है, आयताकार खेत का जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण, या इसको लिख सकते हैं आयताकार खेत का विकर्ण। आयताकार खेत का विकर्ण। तो ये कितना हो जाएगा? छोटी भुजा से कितना अधिक है? ये 60 अधिक है। तो छोटी भुजा x है धन 60 और ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है। विकर्ण भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो विकर्ण यहाँ पे हमने निकाल लिया है। तो अब क्या बचा यहाँ पे? बड़ी भुजा। यहाँ पे बड़ी भुजा की बात हो रही है। तो आयताकार खेत की बड़ी भुजा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? x धन 30, क्योंकि यहाँ पे 30 मीटर लंबी बताया गया है। तो ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है। तो 3 भुजा इसकी हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये समकोण दिया है तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अगर हम इसको थीटा मान लें और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है और नीचे वाली आधार कहलाती है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण, या कह सकते हैं यहाँ पे इसके त्रिभुज को कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज BAD या DAB में, समकोण त्रिभुज BAD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारे पास में? कर्ण हमारे पास में ये है, ठीक है, x धन 60। तो यहाँ पे हो जाएगा x धन 60 का वर्ग, ठीक है, x धन 60 का वर्ग लगा लिया हमने। अब आधार की बात की जा रही है, तो आधार क्या है? ये वाली भुजा आधार हो जाएगी इसकी, तो x धन 30 हो जाएगा, ठीक है। जो बड़ी भुजा है वही क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, तो x धन 30, इसका ये वर्ग लगा दीजिए। लंब, लंब कितना है हमारे पास में? छोटी भुजा कितना? x, तो ये x का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको बनाया है और इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो दोनों में वर्ग लगा हुआ है, तो हमारे पास में एक सर्वसमीका होती है। तो सर्वसमीका होती है कितनी? a धन b का वर्ग अगर है तो ये होती है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ठीक है, ये होती है। यही सर्वसमीका यहाँ पे हमें लगा देनी है। जैसे कि यहाँ पे a का मान कितना है? x है, धन b का मान कितना है? 60 है, ये वर्ग, तो इस रूप में ये बन जाता है। तो इसमें हम मान रख देते हैं, a का मान कितना? x है, तो वर्ग लगा इसमें, तो वर्ग लग जाएगा। b का मान 60 है, तो यहाँ पे 60 का वर्ग लग जाएगा कोष्टक में। 2 का 2 धन a कितना है? x गुणा b कितना है? 60 है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? x का वर्ग धन, अब 60 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग होता है 36, और 2 शून्य यहाँ पर लग जाएंगे, तो 36 हो जाएगा, धन यहाँ पे 2 का गुणा 60 से होता 120 हो जाएगा, और 120 में x लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें समीकरण मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसका हल क्या हो जाएगा? यहाँ पे x का वर्ग धन 3600 धन 120 बराबर। उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी समीकरण कैंची की इस तरह से सूत्र का या इस तरह समीकरण का उपयोग कर लेना है। तो x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा यहाँ पे x, और b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है। x का मान, a का मान x और b का मान 30। तो इस सर्व समीकरण में इसका भी हम मान रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे a के स्थान पर x, तो ये x का वर्ग हो जाएगा, धन b के स्थान पर 30 का वर्ग, धन 2 का 2। अब a के स्थान पर क्या जाएगा? ये वाला x, और b के स्थान पर क्या जाएगा? 30। तो इसको हम हल करेंगे तो x का वर्ग धन, अब 30 का कितना हो जाएगा? 3 तिया के 9, 00, तो 900 हो जाएगा ये, और इसका गुणा इससे होगा तो 60x हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस रूप में हमें इसका हल मिलेगा। तो x का, इसका जो विस्तार है वो यहाँ लिखेंगे हम, x का वर्ग धन 900 धन 60x, और धन का ये वाला x वर्ग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। x वर्ग धन यहाँ पे साथ में x भी आएगा, 3600 धन 120x, धन x वर्ग यहाँ पे भी, x वर्ग यहाँ पे दोनों धनात्मक में हैं, तो ये बराबर लगा है बीच में, तो बराबर लगाते हैं, 2x का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ से 900 धन 60x, ठीक है। अब करना क्या है हमें कि जो बराबर वाली संख्या है, बराबर के बाद वाली संख्या है, उन सभी का पक्षांतर इधर कर लेना है। तो इधर करने से इनके जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगे। तो x का वर्ग धन 3600 धन 120x, जब ये इधर आएगा तो ऋण का 2x वर्ग हो जाएगा, और ये माइनस को जाएगा 900, ये धन का ऋण को जाएगा 60x, और बराबर में 0। अब इससे हल कर लेना है, जो समान घात वाली संख्या है उसको समान घात से कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे x का वर्ग है लेकिन 2 है, तो यहाँ पे सिंगल x है, तो ये ऋण का x बचेगा और साथ में वर्ग जाएगा,
तो ये 2 हमने हल कर लिया। अब यहाँ पे x वाले को देखेंगे तो ये दोनों x वाले हैं, एक माइनस का एक प्लस का है, लेकिन प्लस वाली संख्या बड़ी है तो घटाएंगे तो हो जाएगा धन का 60x। अब हमारे पास में शेष क्या बचता है, यहाँ से 900 और यहाँ से ये तो हो गया इसके साथ कंप्लीट है ना। तो यहाँ से 900 और यहाँ से कितना है 3600 है। एक ऋणात्मक की धनात्मक है तो धन का कितना बचेगा यहाँ पे 2700 बराबर 0। तो टोटल हमें यहाँ पे एक समीकरण मिलता है। समीकरण यहाँ पे मिल जाता है हमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x ऋण 2700। तो जो ऋण का है इसे हम धन का बनाएंगे, लेकिन इसमें हम ऋण का गुणा कर देंगे तब। तो ऋण का गुणा, तो यहाँ पे हमने ऋण का जब गुणा किया तो ये चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक समीकरण मिल जाता है। अब इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। इस समीकरण की तुलना हमें द्विघात समीकरण से कर लेनी है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण क्या है, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन, यहाँ वर्ग नहीं है, सी बराबर 0 से करने पर ये हो जाएगा। यहाँ से जब तुलना करेंगे तो ए के बराबर में, बी के बराबर में और सी के बराबर में यहाँ पे हमें संख्या मिलेगी। तो ए के बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा क्योंकि एक्स पूर्णांक यहाँ पे 1 है। और बी के स्थान पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें माइनस का 60 और सी के स्थान पर माइनस का 2700। अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है x बराबर में माइनस बी माइनस प्लस रूट बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इस रूप में हमें यहाँ मिलता है। और इसमें हम यहाँ पे a, b और c के मान रखेंगे तो हमें यहाँ पे x का मान मिलेगा, जिससे हम कहना चाहिए कि जो वर्गाकार खेत है उसकी लंबाई और चौड़ाई या कहना चाहिए भुजाएं यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मान रख देते हैं इसमें हम। तो मान रखने पर यहाँ पे x बराबर माइनस लगाए, पहले तो माइनस लगाएंगे, फिर b है, b का मान कितना माइनस का 60 है तो ये माइनस 60 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस हो जाएगा, रूट के अंदर b स्क्वायर है तो b का मान कितना 60 है हमारे पास में, लेकिन ऋण का है तो ये 60 स्क्वायर जाएगा माइनस 4 a का मान कितना 1 है तो 1 ही रखेंगे। c का मान कितना यहाँ पे माइनस का 2700 तो ये 2700 हो जाएगा बटे 2a। तो यहाँ पे हल करेंगे तो ये जाएगा प्लस का 60 माइनस प्लस, और जब रूट की संख्याएं को हल करेंगे तो 60 यहाँ पे जो है वर्ग लगा तो 2 बार है, माइनस भी 2 बार है, तो जो हमको संख्याएं मिलेंगी वो हमें मिलेंगी कितनी, धनात्मक के रूप में। और 60 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 60 जो होता है वो 36 को 3600 का वर्ग होता है, ठीक है। मतलब इसको हम हल करेंगे तो 3600 हमको मिलेगा माइनस। अब 4 का गुणा हम यहाँ पे 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन पहले दोनों ऋण का गुणा कर लेते हैं तो धन का जाएगा। अब जब 4 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, और जब 4 का गुणा हम 2700 से करेंगे तो 10,800 मिलेगा हमें। तो 10,800 यहाँ पे ये आ गया। फिर 2 का गुणा यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि a का मान 1 था, तो 2 एक कम 2 हो जाएंगे यहाँ पे। अब 60 ऋण धन 3600 और 10,800 को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें मिलेगा यहाँ पे कितना, तो डबल शून्य से योग होगा तो डबल शून्य जाएंगे। 6 का योग 8 से होगा तो 14 का 4 हासिल का 1 बचेगा, 1 और 3 मिलकर 4 और ये हो जाएगा 4, 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। 14,400 यहाँ पे मिलेगा हमें, और इन सभी के बटे में 2 आ जाएंगे। तो बराबर 60 ऋण धन 14,400 में करनी लगी हुई है। अब 14,400 जो है ये होता है 120 का वर्ग,
120 का वर्ग लगाएंगे हम यहाँ पे, वर्ग से करनी को काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 120 बचेगा, तो 60 ऋण धन, सॉरी करनी तो कट चुकी है यहाँ से अब, तो 60 ऋण धन 120/2 मिलता है हमें x के बराबर में। तो यहाँ पे पहले धन का चिन्ह लेंगे हम और एक बार ऋण का लेंगे। तो धन का चिन्ह लेने पर देखते हैं कितना आता है। लेने पर x बराबर 60 धन 120/2, तो 60 में जो 120 को जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 180। 180 में हम भाग दे देंगे 2 का, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा 90, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 9 की 18 और 0, तो यहाँ से x बराबर 90 मिलता है हमें। और जब ऋण लेते हैं लेने पर, तो x बराबर 60 ऋण 120/2, तो ये हो जाएगा 60, लेकिन ऋण का क्योंकि बड़ी संख्या सामने ऋण है, बटे 2, इससे काटने पर ऋण का मिलता है हमें 30, ठीक है। ऋण का कितना मिलता है, 30 मिल जाता है यहाँ पे हमें। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि खेत की जो भुजाएं हैं वो ज्ञात करनी है। तो खेत की भुजा ऋणात्मक में तो हमें मिलेगी नहीं, धनात्मक में ही मिलेगी, तो x का जो मान है हम यहाँ पे 90 मानेंगे, ठीक है। तो छोटी भुजा को हमने क्या माना था, x माना था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा, जिससे हमने x माना था, तो ये हो जाएगा 90 मीटर, तथा बड़ी भुजा कितनी थी, x धन 30 के रूप में थी, तो x का मान कितना है, 90 है, तो ये 90 जाएगा धन 30, दोनों को जोड़ेंगे तो 120 मीटर, ठीक है। तो उत्तर में क्या जाएगा, 90 और 120। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।